वेलकम बैक गाइस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इल्यूमिनेशन जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लाइट फिटिंग्स देखना है हमें। तो पहला आता है स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स जिनकी रेटिंग होती है 40 से 1500 वाट की। ठीक है, दे गिव यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन व्हेन माउंटेड एट स्पेसिंग इक्वल टू अबाउट 1.5 टाइम्स देयर माउंटिंग हाइट। ठीक है, फिर होता है डिफ्यूजिंग फिटिंग्स। ये क्या करते हैं कि जब हमको स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर से ज़्यादा डिफ्यूजन की ज़रूरत होती है तब हम डिफ्यूजिंग फिटिंग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजिंग फिटिंग्स क्या होता है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर के ही अक्रॉस में एक ग्लास स्क्रीन लगा देते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ हाईली पॉलिश्ड आर्टिकल्स आर डेल्ट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटिंग रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दीज आर द रिफ्लेक्टर्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड बीम। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड बीम प्रोवाइड किया जाता है। दीज आर एम्प्लॉयड इन लार्ज मशीन शॉप्स एंड फाउंड्रीज। ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टर्स हैव टू वाइड एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, देयरफॉर नॉट यूज्ड। ठीक है भैया। नेक्स्ट इज आवर इनक्लोज्ड डिफ्यूजिंग फिटिंग्स। ठीक है, वेयर लाइट कलर्ड वॉल्स आर प्रेजेंट। तो हम इनक्लोज्ड डिफ्यूजिंग फिटिंग्स वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ दीवारें जो हैं वो लाइट कलर्ड की होती हैं। ठीक है, इसमें हम ओपल ग्लोव को यूज़ करते हैं और ये लैंप को क्या करता है, कंप्लीटली इनक्लोज कर लेता है। ठीक है, और ये जो इनक्लोज्ड डिफ्यूजिंग फिटिंग्स होती हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए क्या प्रोसीजर है कि क्लीन फिटिंग वंस और ट्वाइस अ वीक फॉर वेरी डर्टी सराउंडिंग। अगर बहुत ही डर्टी सराउंडिंग है तब तो हमको 1 या 2 बार हफ्ते में करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर अच्छे कंडीशंस हैं तो 4 से 6 हफ्ते पे भी हम इसकी सफाई कर सकते हैं, मेंटेनेंस एक्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वन इज एंगल रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, दे प्रोवाइड इल्यूमिनेशन इन वर्टिकल प्लेन वेयर कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप रिफ्लेक्टर्स आर यूज्ड। डिस्चार्ज लैम्प इज यूज्ड वेयर कलर रेंडरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पे कलर रेंडरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है वहीं पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्चार्ज लैम्प्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ द मेथड्स ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वॉट पर स्क्वायर मेथड, सेकंड वन इज ल्यूमेन और लाइट फ्लक्स मेथड, एंड द थर्ड वन इज पॉइंट टू पॉइंट और इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। व्हाट इज वॉट पर स्क्वायर मीटर? इट इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ थंब मेथड। ठीक है, इट इज हैंडी फॉर रफ कैलकुलेशंस। नेक्स्ट वन इज ल्यूमेन और लाइट फ्लक्स मेथड। ठीक है, यूज्ड वेयर एवरेज वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ल्यूमेन फ्लक्स मेथड या लाइट फ्लक्स मेथड्स हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको एवरेज वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और वेयर द लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स यूनिफॉर्म एल्यूमिनेशन, या फिर जहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये प्री कंडीशन है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो वहीं पे हम ल्यूमेन और लाइट फ्लक्स मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ल्यूमेन रिसीव्ड इन वर्किंग प्लेन, मतलब कि जो हमारा वर्किंग प्लेन है वहाँ पे हम कितना ल्यूमेन पा रहे हैं ये हम कैसे देंगे, तो नंबर ऑफ लैम्प्स मल्टीप्लाइड बाई वॉटेज ऑफ ईच लैम्प मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ईच लैम्प, दैट इज इन ल्यूमेन पर वॉट, मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, अपॉन में पूरे का अपॉन करना है डिप्रिसिएशन फैक्टर के साथ। ठीक है, और इसी को अगर हम कहें कि डिप्रिसिएशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेंटेनेंस फैक्टर, तो इसी फॉर्मूले को हम चेंज करके कह सकते हैं कि ल्यूमन रिसीव्ड इन वर्किंग प्लेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैम्प इनटू wattage of each lamp into efficiency of each lamp into coefficient of utilization into maintenance factor, right? So higher the utilization factor, higher the lumen reaching the working plane.
तो इस फॉर्मूले से ही हमको दिख रहा है कि जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन होगा, उतना ही हमारा ल्यूमेन रिसीव्ड इन वर्किंग प्लेन क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो अब जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है या जो कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये हमें देखना है। पहली चीज़ है कि माउंटिंग हाइट ऑफ लैम्प, ठीक है। जितना हायर हाइट होगा उतना लेसर यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा, और लेस यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब लेस ल्यूमेन रीचिंग वर्किंग द प्लेन, राइट। तो माउंटिंग हाइट कम होना चाहिए, ज़्यादा माउंटिंग हाइट होने पे यूटिलाइजेशन फैक्टर घट जाता है। उसी तरह एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड पे भी यूटिलाइजेशन फैक्टर डिपेंड करता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड। तो अगर हमारा एरिया बढ़ रहा है तो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ रहा है, और यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ रहा है तो हमारा ल्यूमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन भी बढ़ रहा है। थर्ड वन इज टाइप ऑफ लाइटिंग, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो डायरेक्ट लाइटिंग में ज़्यादा होगा और इनडायरेक्ट लाइटिंग में कम होगा। एंड द कलर ऑफ सराउंडिंग, तो लाइट कलर अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे यूटिलाइजेशन फैक्टर हाई होगा और लेस होगा फॉर डार्क कलर्स, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हमने ऐसे भी बोला कि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के लिए ज़्यादा होगा और इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के लिए कम होगा। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो है वो 0.25 से 0.50 के बीच में होगा, और जो इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा वो 0.1 से लेकर 0.25 होगा। मतलब ऐसे मतलब रफली याद करने के लिए तो मैं तो ऐसे बोल देता हूँ कि भैया इनडायरेक्ट के लिए 10 से 25 और डायरेक्ट के लिए 25 से 50, ऐसे। फिर आता है मेंटेनेंस फैक्टर। तो मेंटेनेंस फैक्टर हमने पीछे भी देखा था, अल्टीमेट मेंटेन्ड मीटर कैंडल अपॉन में इनिशियल मीटर कैंडल। तो अगर क्लीन फिटिंग्स हैं तो मेंटेनेंस फैक्टर 0.8 है, डस्ट है तो 0.6 है, और डिप्रिसिएशन फैक्टर तो इनवर्स ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर होता ही है, राइट। एंड द थर्ड वन इज पॉइंट टू पॉइंट और इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल वेयर illumination at a point due to one or more source of light is required। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट से ज़्यादा लाइट्स हैं और उनके वजह से जो illumination हो रहा है, वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। द कैंडल पावर ऑफ द सोर्सेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन बीइंग नोन, ठीक है। यूज्ड इन, ये फ्लड लाइटिंग में यूज़ होता है और यार्ड लाइटिंग में यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है भैया, पॉइंट टू पॉइंट और इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ठीक है। ये इल्यूमिनेशन का बेसिकली दो पार्ट्स में वीडियो, ये भले 3 पार्ट में आने वाली है, मे बी 3 या 4 तो नहीं जानी चाहिए, 3 में आएगी। लेकिन अगर ओवरऑल इल्यूमिनेशन को देखें तो इस पॉइंट पे आगे 50% इल्यूमिनेशन इज ओवर, एंड 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस 50% ओनली, ओके। नाउ लेट्स सी सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू learn what are the sources of lights and what are they. So first one is arc lamp, second one is high temperature lamp, third one is gaseous discharge lamp, and the fourth one is fluorescent type lamps, ठीक है। तो एक एक करके हल्का हल्का इनका ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं। आर्क लैंप्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू एयर प्रोवाइड्स इंटेंस लाइट, ठीक है। हम क्या करते हैं, हवा में ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं जिसकी वजह से हमको इंटेंस लाइट मिलती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है आर्क लैंप्स का, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू एयर। फिर नेक्स्ट वन इज हाई टेम्परेचर लैंप्स। तो क्या होता है, ऑयल एंड गैस लैंप्स एंड इनकैंडेसेंट फिलामेंट टाइप लैंप्स विच emit light when heated to high temperature।
तो क्या होता है कि ऑयल लैम्प्स या गैस लैम्प्स या इनकैंडेसेंट फिलामेंट लैम्प्स ये तब लाइट इमिट करते हैं जब इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लेके चले जाते हैं। थर्ड वन इज गैसियस डिस्चार्ज लैम्प। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ गैस और मेटल वेपर which is accompanied by visible radiations. सोडियम एंड वेपर लैम्प्स ऑपरेट्स ऑन दिस प्रिंसिपल। तो पहली बात तो गैसियस डिस्चार्ज लैम्प के एग्जांपल्स हैं हमारे सोडियम वेपर लैम्प और मर्करी वेपर लैम्प। ये कहता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं किससे, थ्रू अ गैस, ठीक है, या फिर मेटल वेपर, वेपर भी गैस ही है, ठीक है, तो मेटल गैस, ठीक है, और विच इज अकम्पनीड बाय विजुअल रेडिएशंस, मतलब कि हम गैस या मेटल वेपर में करंट पास करवा देते हैं और उसके वजह से हमें कुछ लाइट मिलती है। ठीक है, तो सोडियम एंड मर्करी वेपर लैंप्स इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, गैसियस डिस्चार्ज लैंप्स। Next is fluorescent type lamps. Certain materials, when exposed to ultraviolet rays, transforms the absorbed energy into radiations of longer visible wavelengths. ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जब जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेस से एक्सपोज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस एनर्जी को, जो अल्ट्रावायलेट रेस की एनर्जी है, उसको एब्सॉर्ब करके लाइट रेडिएशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी को हम फ्लोरेसेंट टाइप लैम्प बोलते हैं, इस प्रिंसिपल पे काम करने वालों को। ठीक है, तो फिर से एक बार हल्का सा वो देखते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट में। पहला था आर्क लैम्प, यानी कि गैशियस डिस्चार्ज हम कराते थे एयर में, तो इसका एग्जांपल था हमारा कार्बन आर्क लैम्प। ठीक है, फिर हाई टेम्परेचर लैम्प या इनकैंडेसेंट लैम्प, तो इसमें क्या होता है, हम कार्बन फिलामेंट यूज़ करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं, नहीं, कार्बन फिलामेंट लैम्प होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प होता है, गैस फील्ड लैम्प और हैलोजन लैम्प। ये चारों जो हैं ये हाई टेम्परेचर लैम्प के एग्जांपल्स हैं। फिर गैसियस डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है, ये हमारे होते हैं सोडियम वेपर लैम्प और मर्करी वेपर लैम्प। मर्करी वेपर लैम्प के भी फिर टाइप होते हैं, ये हाई प्रेशर पे वर्क करता है, मैट टाइप, एम ए टाइप, एम बी टाइप, नियॉन टाइप, और फिर फ्लूरेसेंट लैम्प जो कि सी एफ एल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो क्या आर्क लैम्प अभी करना चाहिए कि अब ये लैम्प सोच रहा हूँ इकट्ठे एक वीडियो में बना दूंगा, ये छोटा सा इसको रखते हैं क्योंकि फिर ये बड़ा टॉपिक है। सो लेट्स फिनिश इट हियर ओनली। थैंक यू।